मिकाल जुल्फ़कार को सुना है कि आपने स्टार बनाया। मेरे पास वो आया करता था जब वो बिल्कुल टीन एज में था, तो मैं उसको गाइड करता था और वो मेरी सुनता भी था। और फिर मैं वक्त के साथ साथ देखता गया, मेरे सामने वो ग्रो करता चला गया, वो एक्टर बन गया। इसी तरह एहसन खान बहुत तमीज़दार बच्चा है वो। आज भी मैं जब उससे मिलता हूँ तो लगता है जैसे पहले वाला ही एहसन खान है, जिसके पीछे वो जितनी शोहरत, इतना सब कुछ वो उसके दिमाग पे नहीं चढ़े। ज़ारा शेख को सुना है कि आपने स्टार बनाया। वो स्टार इसलिए बनी थी क्योंकि उसके अंदर कुछ था, मैंने सिर्फ उसको आइडेंटिफाई किया था। एक शादी में सुना है कि आपकी मुलाकात हुई सुपर मॉडल वनीज़ा अहमद से। मैंने उसकी पिक्चर्स बनाई, वो लगी, और उसके बाद फिर वनीज़ा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और वो इस चीज़ को बड़ा मानती भी है। सुहेल समीर मॉडलिंग से वो एक्टिंग में गए और आज कल माशाल्लाह छाए हुए हैं। मैंने उसे किसी डायरेक्टर से मिलवाया तो डायरेक्टर ने कहा ये कभी एक्टर नहीं बन सकते, ये तो पत्थर है। फिर एक टाइम नहीं थे। हाँ, फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो बगैर ग्लिसरीन के आंखों से आंसू निकालता था, और वो आज एक बहुत बड़ा नाम है और उस चीज़ को मानता है। अवामी एक्ट्रेस है हमारी मीरा जी, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? में एनर्जी बहुत है, वो मेरे ख्याल में वो एनर्जी सही डायरेक्शन पकड़ नहीं सकी, इसलिए वो आए रोज़ हमें लगता है कि ये बात कर गई, वो बात कर गई, फलां कर गई। इमरान खान के बारे में क्या व्यूज़ है आपके? मैं कहता हूँ कि इमरान खान फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे शहबाज शरीफ को होना चाहिए, तो इस तरह ये मुल्क चलेगा। मरियम नवाज़ के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे तरीके से फैशन को कैरी कर रही है, लोगों के लिए इस वक्त फैशन आइकॉन बनी हुई है कि आम औरत उनको देखकर इंस्पायर हो रही है। सियासतदानों में अगर किसी से मॉडलिंग करवानी हो, एक मेल और एक फीमेल, वो बताएं कौन होंगे दो लोग? आई थिंक मरियम नवाज है। अच्छा। और फिर उसका बेटा है क्या नाम है, जुनेद सफदर। शेख रशीद साहब के बारे में क्या ख्याल है कि उनसे करवाई जा सकती है मॉडलिंग? उनमें है स्पार्क? आप क्या मजाक उड़ाना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान शहबाज अली अराई, और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके बगैर फ़ैशन इंडस्ट्री मुकम्मल नहीं होती। बज़ाहिर तो वो हमारे जैसे इंसान हैं, लेकिन वो जादूगर के नाम से मशहूर हैं। तो आपको मिलवाते हैं एक जादुई शख्सियत के मालिक जनाब खावर रियाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जादुई शख्सियत के मालिक ठीक है। खावर भाई, आपके बारे में मशहूर है कि आप जादूगर हैं, या आपके पास कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि आप किसी को भी राह चलते हुए मॉडल बना देते हैं, एक ऑर्डिनरी फेस को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप बना देते हैं। तो ये टैलेंट क्या है? मुझे नहीं मालूम, ये तो एक इनबॉर्न चीज़ होती है। मुझे लगता है मेरे अंदर कुछ चिप फिट हुई है जो मुझे मजबूर करती है कि मैं चलते चलते लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालत में देख रहा होता हूँ विजुअली, तो लोगों को ये लगता है कि वो आम है, लेकिन मेरे विज़न में वो एक पिक्चर उसकी चल रही होती है, वो और तरह की होती है। तो मैं उसको पहले उस सांचे में ढालता हूँ, फिर उसको अपने सामने देखता हूँ, और जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरी कोई अपनी दुनिया बदल रही है अंदर से। अच्छा। क्योंकि मैं वो इंसान है जो दूसरों के थ्रू अपने आप को देखता है, यानी दूसरों के लेंस से अपने आप को देखते हैं। हाँ, समझ लें कि वो कहते हैं ना कि वो सामने एक कैनवस होता है जिसको देखकर आप अपने मुताबिक चीज़ें ड्रॉ करते हैं। सही। तो खावर भाई, ये बताइएगा कि अभी तक राह चलते हुए अंदाज़न कितने को मॉडल आप बना चुके हैं, और उनमें से कोई बड़े नाम? बहुत से लोग एक्सेल कर गए हैं, लेकिन बहुत से चेहरे हैं, एक चेहरा गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, चौथा गिरा, पांचवा गिरा, छठा गिरा, वो एक पूरा दरवाजे गिरते चले गए, तो आखिर में पता चला वो मैं खुद खड़ा हूँ। असल कहानी ये है। सही। अच्छा, ये जो शोबिज़ इंडस्ट्री है, इसके हवाले से ये कहा जाता है कि यहाँ पे हर कोई मफाद परस्ती में लगा हुआ है, जिसको किसी को आपसे कोई मतलब है या काम है, वो आपके करीब है, जैसे ही काम निकला तो वो आंखें बदल ली। तो क्या वाकई ऐसा है? एक्चुअली वी आर नॉट रनिंग अ चैरिटी हाउस, ठीक है। जब काम होता है तो जाहिर है एक दूसरे को आप बात करते हैं, पर्सनल तो नहीं हो सकते ना कि आप हर वक्त किसी को कॉल करें या इस तरह की बातें करें। हाँ, अगर आपके साथ किसी की दोस्ती है तो वो एक अलग बात है। मफाद परस्ती का तो मसला ही कोई नहीं, हर चीज़ तयशुदा होती है कि जी आपका इसमें ये मफाद है, मेरा ये मफाद है, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक चीज़ को कर लें, तो आप कर गुजरते हैं। तो ये पूरी सोसाइटी में होता है। अब ये तो नहीं ना कि आपने किसी के साथ काम कर लिया तो उसके साथ आप उसकी ज़ाती ज़िंदगी के साथ भी जुड़ गए। नहीं, नॉर्मली होता तो ये है ना कि मतलब जिस बंदे को आपने चांस दिया है, मिसाल के तौर पे हम यही एक चीज़ ले लेते हैं
लेकिन वो कम से कम आपका रिगार्ड तो करे। हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी हैं कि किसी को मौका मिला और जैसे ही वो थोड़ा सा क्लिक किया तो उसके बाद वो फिर अपने मौसनों को भूल जाता है या उन पे इल्ज़ाम तराशी करता है कि जी इन्होंने मेरे साथ इस तरह मामला किया तब मुझे मौका मिला। ताली हमेशा दो हाथों से बचती है। कोई बाद में अगर इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसका कसूरवार खुद है। जिस वो सब कुछ हो रहा होता है तब कोई बोलता नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि हर चीज़ को प्रोफेशनल सतह पे देखना चाहिए कि आपने काम कर लिया, उसके बाद कोई आपको भूलता है या नहीं भूलता वो मैटर नहीं करता। वो छोटे लोगों की बातें होती हैं। बड़े जहन जो लोग होते हैं वो अपने आइडियाज़ के ऊपर और अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा खबर भाई, ये बड़ा मशहूर है शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से कास्टिंग काउच का मामला। बहुत सारे लोग अब बोल रहे हैं इस पे, तो इसको किस तरह आप देखते हैं? जो लोग बोल रहे हैं वो उस वक्त क्यों नहीं बोले जब ये वाक़यात उनके साथ होते हैं? अचानक से उनको क्या ख्याल आता है कि वो एकदम बोलना शुरू कर देते हैं कि जब पानी सर से गुजरता है? अगर आप ये समझते हैं कि हमारे यहाँ लोग डिमांड देते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, तो सबसे ज़्यादा चालाक तो वो होता है जो आता है काम के लिए, वो अपने हरबे आजमा रहा होता है या आजमा रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसको वो कहते हैं ना कि उसको इस पर्दे में आना चाहिए कि वो किसी को, अगर आप किसी को मौका दे रहे हैं तो अगला भी कोई फरिश्ता नहीं, इंसान है। तो ताली मैंने बताया ना जैसे कि दो हाथों से बचती, कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता। और अगर आप कास्टिंग काउच की बात है तो आप क्यों कर रहे हैं, और अगर कर लिया है तो फिर बाद में क्यों भौंक रहे हैं? उस वक्त क्यों नहीं बोले? अब क्यों बोल रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ फलां हुआ? मतलब कोई भी बंदा, इंसान दूध का धुला नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो नॉन टैलेंटेड लोग होते हैं वो इन चीज़ों से गुजरते हैं। वो कोई ना कोई हरबा आजमाते हैं क्योंकि उनके वो एम्बिशियस हुए होते हैं। तो असल में जो आने वाला है वो जालिम होता है, जो मौका दे रहा है वो जालिम नहीं होता। अच्छा नहीं, तो देखें एक बंदा है टैलेंटेड है, उसे मौका नहीं मिल रहा। मेरी बात है कि जो पहली बात है कि जिसके अंदर टैलेंट है जी, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो खिड़कियां दरवाजे ईंटें शीटें तोड़ ताड़ के खुद आगे खड़ा हो जाएगा या हो जाएगी, ठीक है। तो वो अगर कोई किसी को एक जगह उसका काम नहीं चल रहा तो इसका मतलब है वो दरवाज़ा उसका नहीं है। उसका दरवाज़ा हो सकता है कोई अगला हो, या उसके अंदर अल्लाह ताला ने कोई और टैलेंट रखा हुआ है। अगर उसको खुशफहमी कि मेरा दरवाज़ा ये है, तो प्लीज़ पहले अपने दिमाग में ये बिठाएं कि ये मेरा रास्ता नहीं, मेरा रास्ता उधर जाता है। लेकिन आपने अगर बज़िद हैं तो फिर आपका कसूर है। तो आप ये समझते हैं कि कास्टिंग काउच का रोल है हमारी इंडस्ट्री में? वो तो हर इंडस्ट्री में, अगर कुछ लोग मफाद परस्ती में इस तरह की चीज़ें करते हैं कि कुछ लोग उनके पास आते हैं जो ना समझ होते हैं और वो ऐसी चीज़ें कर गुजरते हैं, तो वो उनका ज़ाती फेल है। मतलब कोई ये सीन नहीं जैसे फिल्मों में होता है कि कोई औरत आई या जो भी कोई और पकड़ के इधर लूटना शुरू कर दी। लोग इतने तेज़ हो चुके हुए हैं, सोशल मीडिया ने उनको इतना एक्सपोजर दे दिया हुआ है कि वो किसी भी जगह जब जाते हैं तो उनको पता होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर क्या हरबे आजमाए जाएंगे। तो हमने किस हद तक रुकना है और किस हद तक इजाज़त नहीं देनी। तो अगर आप उसकी डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं तो इसमें कसूरवार फिर आप हैं। जालिम जो है वो कसूरवार नहीं है, वो मजलूम जो जुल्म बर्दाश्त कर रहा है वो कसूरवार है। सही। कभी आपको सामना करना पड़ा किसी कास्टिंग काउच का? मैं क्यों सामना करूंगा, मैं कोई टैलेंट थोड़ी उस तरह का, मैं तो खुद लोगों को बनाने वालों में से हूँ। लेकिन मैंने कभी किसी को लेन और देन के ऊपर नहीं रखा। मैं हमेशा टैलेंट की कदर करता हूँ और उसको हमेशा नरिश करता हूँ कि वो आगे निकले और उसको हमारी फील्ड के बारे में मतलब उसका इम्प्रेशन अच्छा पड़े। बीइंग एज अ सीनियर फोटोग्राफर मेरे ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की। हालांकि बहुत से लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन ये कहते हैं ना मशहूर है या मैंने सुना है तो ये फलां है जी, आंखों से तो नहीं देखा ना जी। जो आंखों से देखा उसके बारे में बात करें। खबर भाई, कहा जाता है कि अमेरिकन कोर्ट है कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन अमेरिका। तो ये फिर किस तरह है कि हमारी इंडस्ट्री में लेन देन के बगैर ये मामला कैसे आगे फिर चलते हैं? जिनमें टैलेंट होता है वो तो आगे चले जाते हैं, और जो नहीं जा पाते, मैंने बताया ना कि वो फिर उसकी जगह नहीं, उसकी जगह कुछ और है। और अगर वो इसी दौरान में कुछ टॉक्सिक लोगों को ढूंढता है कि शायद वो उसको चांस दे देंगे, तो कसूरवार वो खुद है। घुमा फिरा के आपकी बात वहीं पे आ रही है। कहना ये चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारी फील्ड बहुत अच्छी है, यहाँ पे लड़कियाँ लड़के
जो लोग काम करें बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करें, उनको पता है कि उनके अंदर टैलेंट है, दे डोंट नीड सच क्या कहते हैं ट्रैश और ये इस तरह की बकवास। ये वो बच्चे करते हैं अगर फ़र्ज़ करें जिनको चांस नहीं मिला तो उन्होंने जाके अपने दोस्तों में फड़े ही मारनी ना कि हाँ जी मैं तो वहाँ गया था तो उसने मेरे साथ ये ऑफ़र मारी तो इसलिए मैं ठुकरा के आ गया, ये वो हो गया। असल बात है कि आप में वो टैलेंट है ही नहीं तो आप क्यों आए यहाँ पर। सही। अच्छा खबर में ये भी तो कहा जाता है ना कि जब किसी मॉडल को सिलेक्ट किया जाता है मॉडलिंग के लिए इनिशियल स्टेज पे, तो उसे ब्रहना भी किया जाता है, मतलब उसके प्राइवेट पार्ट्स तक चेक किए जाते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे नहीं पता, जो चेक करते हैं उनको जाके पूछे पर प्राइवेट पार्ट क्यों चेक किए। मिथ्स तो है ना फैशन इंडस्ट्री के बारे में। नहीं, फैशन इंडस्ट्री के बारे में सबसे ज़्यादा प्राइवेट पार्ट तो वहाँ चेक किए जाते हैं जहाँ पर ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो लोग प्रोफेशनली सब कुछ कर रहे होते हैं, तब तो किसी को इतराज़ नहीं होता। यहाँ पे अगर किसी को कह दो कि आप अपनी फिजिक दिखाएं ताकि आपको कोई गाइडलाइन दी जाए तो उसका कोई गलत मतलब निकाले तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो मैंने बताया ना वो कसूरवार खुद है। वो क्यों करता है इस तरह की चीज़ें जब उसको पता है, अब या तो वो कोई 2 साल का बच्चा होना तो समझ में आती है, एक हट्टा कट्टा जवान इंसान उठ के ये चीज़ें करता है तो इसका मतलब वो ऑलरेडी इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड है या वो इन चीज़ों से गुजरा हुआ है या गुजरी हुई है, मतलब उसके मिजाज में वो 2 नंबरी है। नहीं, हमने तो यहाँ तक भी सुना है, जैसे मिथ्स की बात हो रही है, यहाँ तक भी सुना है कि जी बाकायदा चेक किया जाता है, जी आप अपना साइज़ बताएं, आप घूम के दिखाएं, मत चलना फिरना तो वो ज़ाहिर है वो मॉडलिंग का एक पार्ट है, लेकिन बाकायदा बॉडी पार्ट्स को, प्राइवेट पार्ट्स को चेक करना। अच्छा, मेरा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो लोग कर रहे हैं उनको जाके पूछें, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि इस तरह किसी को किया जाए। हाँ, कोई पर्सनल लेवल पर कोई कुछ कर रहा हो तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो हर इंसान का ज़ाती मसला। वो तो पूरे माशरे में एक चीज़ है कि वो चाहे आपका मुलाजिम हो, कई दफ़ा कोई आप जॉब के लिए गए तो वहाँ आपकी कोई इस तरह का टॉक्सिक दिमाग के पीछे पड़ गया है, तो ये एक बीमारी है, तो इसका इलाज होना चाहिए कि आप किसी भी इंसान को इस लेवल तक ना लेके जाएं कि वो आपकी जो भी दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, वो लोग करते हैं जो दिमागी तौर पे बीमार होते हैं या जिनके साथ खुद कोई वाक़यात हुए होते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हाँ, पहली बात है कि इस तरह की चीज़ें करने का मकसद क्या है, मतलब वो क्या यहाँ पे कोई पॉर्न फिल्म बन रही है या फिल्म फिल्म बन रही, तो माशाल्लाह से समझदार बच्चे होते हैं तो उनको मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ कि इस बात पे कि चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें मत करना और जो तुम्हारे साथ ये करे उसको उसी वक्त स्नब करना। अच्छा खबर भाई, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इस तरह इंडिविजुअल को वाक़या हो तो हो, मेजॉरिटी में ऐसा नहीं है फैशन इंडस्ट्री में। अब हमारी फैशन डिज़ाइनर है मारिया बी साहिबा, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि 80% तक लोग जो हैं वो हम जिन्स परस्त हैं फैशन इंडस्ट्री में। तो इस बात को किस तरह आप जस्टिफाई करेंगे कि यार ये? मैं किसी भी इंसान को उसके काम के हिसाब से देखता हूँ, वो ज़ाती ज़िंदगी में क्या है क्या नहीं है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रही, वो उसका ज़ाती फेल है। हमें हर इंसान के काम को देखना चाहिए। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमारे मुल्क में इतनी बड़ी एक आर्टिस्ट गुजरी हैं, लेजेंडरी आइकॉनिक मैडम नूरजहां, बिल्कुल, कि अगर वो इंडिया में होती तो इस वक्त उनके जहाँ वो लिबर्टी में रहती थी तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैचू उनका खड़ा होता, उनका घर ना बिकने दिया जाता। ऐसे ही किसी ने उनकी आवाज़ के ऊपर, हमारे जो सोसाइटी का प्रॉब्लम ये है कि हम दूर से देख के दूसरों के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, हम उसके काम को डिस्कस नहीं करते। तो वो उस पाए की सिंगर थी कि मेरा ख्याल है कि मैं आज भी उनकी जब आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि वो जो जिस लेवल पे जाके सुर उठाती थी वो एक बाकमाल चीज़ थी। बिल्कुल ऐसे ही। और लेकिन हमारी जो सोसाइटी है ना, वो हमेशा दूर से बैठ के दूसरे पर अंदाज, उनको भी किसी ने नहीं छोड़ा कि जी ये है फ़लाँ है। मैंने कहा ठीक है, वो होंगी जो भी हैं, ठीक है, लेकिन ये देखो वो किस कमाल के आर्टिस्ट हैं। इसी तरह अगर मारिया बी की राय हैं ऐसे लोगों के बारे में तो वो उनका ज़ाती फेल है, वो कोई सोशल वर्कर तो है नहीं। अगर उन्हें ये काम करना है तो सबसे पहले मैं उनसे कहूँगा कि वो महंगाई के ऊपर बात करें, बिजली के बिलों के ऊपर बात करें, जो असल में इंसानी मसले, इंसान क्या है, वो औरत है, मर्द है, हिजड़ा है या LGBT जो भी है, मैं किसी को उस तरह से नहीं देखता, मैं एज अ ह्यूमन उसको देखता हूँ। बाकी अगर कोई उल्टी सी हरकत कर रहा है वो जाने, उसका खुदा जाने। और अगर माशरे में ऐसे चंद लोग हैं तो वो जानबूझ के नहीं बने, वो उनके कुछ प्रॉब्लम होते हैं। आप ये मानते हैं कि बायोलॉजिकली कुछ लोगों में माँ के पेट में कुछ डिफेक्ट रह जाते हैं, ये तो साइंस भी प्रूव कर चुकी
कि उनको फिर जो जैसे वो होते हैं वैसा माहौल उनको अट्रैक्ट करता है, वो वैसे बनने लग जाते हैं। जी। अब ये पेरेंट की सोसाइटी कि वो अपना एक्सपोजर इतना हाई रखें कि अपने बच्चे को उस लेवल तक ना जाने दें। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि एक सेम सेक्स की आपस में शादी या उनका जो भी चीज़ होना, क्योंकि जो जब इंसान कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर रहा तो मेरे हिसाब से वो हराम ही है। क्रिएशन का मतलब कि एक औरत मर्द मिलते हैं तो एक बच्चा पैदा होता है, तो ये क्रिएशन है, जायज़ रिश्ते में। हाँ, ये अल्लाह का एक तौर तरीका है। बिल्कुल। बाकी जो चीज़ें वो अल्लाह ने एक आजमाइश के तौर पर इंसान के साथ रखी हैं कि वो किस हद तक जाता है, तो वो उसकी हदें ही बताई हुई, सब कुछ किया हुआ है। फिर भी अगर कोई इंसान ये सब कुछ करता है तो वो उसका ज़ाती फेल है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इस तरह तो फिर हम एक दूसरे पे अगर उंगलियां उठाएंगे तो फिर सबसे पहले 4 उंगलियां वो हमारी तरफ जाएंगी। तो हमें किसी को जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें किसी ने किस लेवल पे काम किया है, और अगर मारिया बी ने आवाज़ उठानी है तो फिर उन औरतों के लिए आवाज़ उठाएं जो इस महंगाई के दौर में जिना हॉस्पिटल के बाहर अगर रात के टाइम वहाँ से गुजरें तो कितनी औरतें प्रोस्टिट्यूशन करने लग गई हैं, ठीक है, और उनको बाकायदा सरपरस्ती भी हासिल हो रही है। उन पे बात करें कि वो इस लेवल तक क्यों पहुँची, उनकी हेल्प के लिए उठें, उनके घर आबाद करवाएं, उनको राशन के घर में पहुँचाएँ। असल नेकी ये है, बजाय इसके कि हम लोगों कहें ये फ़लाना ये है, फ़लाना वो है, फ़लाना ये नहीं। और इसके अलावा कितने लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कितने लोग एक वक्त का खाना खा रहे हैं, कितने और 3 टाइम वो खाना नहीं खा रहे, तो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और उसमें मैं सबके साथ हूँ। मुझे मारिया बी की किसी बात से इख्तलाफ नहीं है, वो मेरी इंडस्ट्री की एक बहुत टैलेंटेड खातून है और वो मेरी दोस्त भी हैं। मेरी उनको यही मैं कहूँगा कि ये इन चीज़ों में ना पड़ें, क्योंकि ये आप एक चीज़ है जिसको रोक नहीं सकते। हाँ, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ ज़रूर हूँ, और लेकिन मैं किसी की ज़ातियात को देखना नहीं चाहता, मैं उसके काम के हवाले से उसको देखना चाहता हूँ कि किसका काम कैसा है। और अगर इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं या नहीं हैं तो इसका किसी के काम से क्या ताल्लुक़ है। कितने लोग हैं जो रोज़ पता नहीं इतनी शराबें पीते हैं, कितने लोग हैं जो औरतों के साथ पता नहीं क्या कुछ करते हैं, कितने लोग हैं जो बच्चों के साथ बड़ा कुछ कर रहे होते हैं और आपको पता लगता है कि वो आम लाइफ में तो बड़ा अच्छा है और इस तरह से, लेकिन उसका एक डार्क पहलू भी है। ठीक है, इंसान है, ह्यूमन एरर हर जगह मौजूद होता है। अच्छा, और भी ये बताइएगा कि हाउ टू बी ए मॉडल। एक बंदा है, लेमैन है, उसे शौक है कि उसने मॉडल बनना है। अब टैलेंट है या नहीं है वो तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन उसका शौक है, अगर वो बनना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, किस तरह? बहुत अरसा हुआ मैंने ये लाइन ही छोड़ दी मॉडलिंग वाली। कब किस ज़माने में एजेंसी चलाता था, लेकिन फिर जब मैंने देखा यहाँ बहुत 2 नंबरी होने लगी तो मैंने वो सिस्टम ही सारा बंद करके मैं अपने जो मेरा असल काम है उसकी तरफ आ गया। नहीं फ़ैशन फोटोग्राफी या ब्राइडल मेकअप में, और अब मुझे घरों को सजाना ज़्यादा अच्छा लगता है, शायद मुझे खाने पकाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी बच्चे मेरा पीछा करते रहते हैं और कहते, फिर मैं ये करता हूँ कि उनको गाइड कर देता हूँ कि वो, ताकि उनकी प्लेसिंग सही हो जाए, वो सही जगह पहुँच जाए, बजाय इसके कि वो गलत लोगों के हाथ चढ़ें। और अगर किसी ने बनना है तो प्लीज़ खुदारा दिन में बिठा लें कि ये कोई करियर नहीं है। मतलब इसको ये ना सोचें कि ये करियर है, ये एक हॉबी की तरह है कभी नहीं है, उसको अपने सर पे सवार ना करें। हाँ, इसके थ्रू अगर आपको कोई फ़ायदा होता है कि आपको कोई और रास्ते मिलते हैं, जब मतलब एक्टिंग का रास्ता मिलता है, अगर आप में एक्टिंग का कीड़ा है तो, और अगर आपको कोई आप एंकर बन सकते हैं या कोई आप समझते हैं कि इस पोडियम को यूज़ करके आप और आगे के निकल सकते हैं तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ मॉडल ही बन के रहना है तो फिर ये ठीक नहीं, क्योंकि वक्त के साथ साथ और नए चेहरे आते हैं और अचानक से काम आता है, कई दफ़ा नहीं आता। जिनमें कुछ होता है उनको लोग बुलाते हैं, और अब डिपेंड करता है कि मॉडलिंग को इतना सर पे क्यों सवार किया। मतलब कोई एहसास कमतरी है या कोई किसी को दिखाना है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये इम्प्रेस करना है। तो जो इम्प्रेस करने वाली चीज़ें ना वो इंसान को तबाह करती है और अपने आप से दूर कर देती है। असल चीज़ तो यही है ना, इम्प्रेस करना, बाकियों की निस्बत थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर समझना, और थोड़ा सा ये है कि लाइमलाइट में आना। हाँ, मगर वो इसका मतलब फिर आपको तो किसी दिमागी डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर आप वो घड़ा है जो पानी से भरा नहीं है और वो अंदर से नियतन भूखा है। ये जो अटेंशन गेन करने वाली बीमारी है ना, ये भी बीमारी होती है। इसको अटेंशन गेनिंग डिसऑर्डर जो होते हैं ना, इसको ये इंसान को उस लेवल तक ले जाती है जहाँ वो इंसान नहीं रहता और उसमें हसद पैदा हो जाती है। तो हमें उस लेवल पर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि मॉडलिंग से आगे जो है वो एक्टिंग का है स्कोप, के जिनमें टैलेंट हो वो निकल सकते हैं, तो अगर हम एक्टिंग की बात करें तो उसमें भी जिस तरह ये मॉडलिंग में आसानी से चांस नहीं मिलता, तो एक्टिंग में भी चांस नहीं मिलता।
तो अगेन फिर कंप्रोमाइज गिव एंड टेक। पहली बात तो कि कॉम्प्रोमाइज़ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन चांस तो उसी को मिलेगा जो टैलेंटेड है। ठीक है, टैलेंट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आपकी आवाज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, और आपको आपका आवाज़ की थ्रो अच्छी नहीं है, आपकी आवाज़ में एक्टिंग नहीं है, आपकी आंखों में जान नहीं है, आप आंखों का इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो फिर आप चाहे किसी के साथ सोएं या ना सोएं, वो असल जो इंग्रेडिएंट वो आपके अंदर अगर नहीं है तो फिर है ही कुछ नहीं। और अगर किसी ने ऐसा किया है शॉर्टकट तो वो उसका ज़ाती फेल है, मैं कौन होता हूँ तबसरे करने वाला हूँ। कोई ऐसा कोई नॉन फेस आपकी नज़र में कि जिसमें टैलेंट हो और वो ये सारी हदें क्रॉस किए बगैर आगे निकला हो? पता नहीं, मैंने कभी किसी के बेडरूम में जाकर नहीं झांका, लेकिन मैंने इतना जानता हूँ कि हमारे जो मुल्क के एक्ट्रेसेस हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, और वो जिस तरह इतने लोगों के बीच में खड़े होकर एक्टिंग करती हैं, धूपों में, लाइटों में, चीज़ों में, और वो हर लेवल पे खड़े होकर उन लोगों के लिए आवाज़ भी उठाती हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि वो हमें अपनी फील्ड के लोगों को इज़्ज़त देनी है, ना कि उनकी फजूल चीज़ों को डिस्कस करना है, क्योंकि वो कोई हर इंसान जो है वो उसमें गुंजाइश है एरर की। ठीक है, तो वो लेकिन उसके 90% जो उसके अच्छे काम है हमें उस तरफ रोशनी की तरफ देखना चाहिए, अंधेरों की तरफ नहीं। सही। अच्छा खारू भाई, हर किसी की ख्वाहिश है कि आपसे मेकअप भी करवाएं, स्टाइलिंग भी करवाएं। कोई ऐसा नाम कि जिसको आपका हो कि यार कभी मुझे मौका मिले तो मैं इनके साथ काम करूं? बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको मेरे देख के मेरा दिल करता है कि उनको वॉशिंग मशीन में फेंक दूं, क्योंकि वो वैसे ही इतनी हसीन है, लेकिन जब कई औरतें तैयार होने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती हैं, तो वो बुरी लगने लग जाती हैं। अब मेरी कोशिश होती है कि लेस इज़ मोर, यानी कि जितना कम मेकअप हो ना हो, और उसको जो कैरेक्टर है, जो कुदरती तौर पे उसकी एक ब्यूटी है, उसको नेचुरल लुक, उसको उजागर करूं मुझे, ताकि क्योंकि मैं अपने आप को वीक फील करने लग जाता हूं जब मैं किसी को बहुत ज़्यादा मेकअप करके उसको एक और शक्ल बना देता हूँ। अब मेरा ख्याल है सारा ट्रेंड इस तरह चल पड़ा है कि जो जैसा है वही उसकी ब्यूटी है और उसको वो कैरी करे। तो कोई क्रश है आपका कि जिस हो कि यार कभी मौका मिले तो मैं इनके साथ काम करूं? ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी इंसान मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि फ़लाना मेरा क्रश है, फ़लाना मेरा क्रश है। अब तो मेरा क्रश हर वो इंसान है जिस पे मेरी नज़र पड़ती है कि मुझे लगता है कि इसको आगे आना चाहिए, तो मेरे लिए वही सेलिब्रिटी होता है इस वक्त। और उस वक्त मैं कि नीचे चला जाता हूँ, वो ऊपर ऊपर आ जाता है। तो वो जब वो कुछ सामने आता है जो वो शक्ल इख्तियार कर लेता है या कर लेती है, तो मुझे लगता है ये हूँ मैं, और वहीं से फिर मैं एक नया इंसान बन के नई चीज़ें ले आता हूँ सामने। पिछले दिनों खबर चल रही थी कि आपने कहा मैं मिनाल खान का मेकअप नहीं करूँगा। मैंने ये नहीं कहा था करूँगा, मैंने कहा था कि जब वो आई थी तो मैंने उसको मेकअप किए बगैर उसको खूबसूरत दिखाया था, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, और उसने मेरी इस बात को एग्री किया, और वो आज तक इतनी हसीन नहीं आई। क्योंकि मैंने उसके अचानक से फ़ोटोग्राफी करना शुरू की, तो वो समझ रही कि शायद टेस्ट शॉट्स बन रहे हैं, तो मैंने कहा आपका काम मतलब फ़ोटोग्राफी कंप्लीट हो गई। अच्छा वाकई कंप्लीट हो गई? मैंने कहा हाँ हो गई। कहती कब किया आपने? मैंने कहा आप इधर उधर घूम रही थी और मैं कैप्चर कर रहा था, वो जो आपके नेचुरली एक्सप्रेशन थे वो मैंने कैप्चर किए। और जब उसने पिक्चर देखी तो उसकी मदर ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया था। सही। रीमा खान साहिबा के साथ काम किया आपने? बिल्कुल किया है। उनके हवाले से थोड़ा सा बताएं ना, वो हमारी सुपरस्टार हैं। बिल्कुल सुपरस्टार भी हैं, और वो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है तमाम एक्ट्रेसेस के लिए कि उन्होंने बड़े सही टाइम पर अपने जो भी गोल हैं ज़िंदगी में खेले, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, और अपने आप को एक सोशल आइकॉन बनाया, और ज़िंदगी में सीखा बहुत कुछ, अपने आप को एजुकेट किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कूलों में चली गई, मतलब आम लोगों में रहकर और बाहर का एक्सपोजर लेकर अपने आप को टोन डाउन किया, और अपना जो ग्लैमर उसको सटल किया, और वो सिंप्लिसिटी में अपने आप को आगे लेके गई, और आम औरतें उनको बहुत अप्रिशिएट करती हैं, और वो आवाम के मद्देनज़र अपने आप को मद्देनज़र कि मैं अब उस लेवल पे हूँ, तो वो उस तरह की मिसाल बनी हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इवन ये कि हमारी जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो अपना ख्याल इस तरह से रखती हैं कि हमने अवाम में अपना एक अच्छा इमेज रखना है। अच्छा खावर भाई, आपका माशाल्लाह इतना लंबा करियर है, कभी कोई ख़तून आपके पीछे पड़ गई हो तो मुझे मॉडल बना दें?
बहुत सी पड़ती हैं, कई दफ़ा घर छोड़ के मेरे दरवाजे के आगे खड़ी हो जाती हैं। और कई दफ़ा मैं मुसीबत में फंस जाता हूँ। कई दफ़ा पता चलता है एक बच्चा है वो 3 दिन मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, और फिर मुझे मशहूर करना पड़ा कि जी मैंने ये काम छोड़ दिया है, मैं अब इस काम में हूँ ही नहीं, मैं पता नहीं कि तबलीगी जमात में चला गया हूँ, मैंने ये फील्ड छोड़ दी है, तो ताकि ये मेरी जान छोड़ें। और उसके कुछ अर्सा फिर मुझे सुकून हो गया। और फिर अगर कोई मुझे कहता था, मैं अब कई लोग मेरा चेहरा नहीं पहचानते थे, तो मैं अपने इसी हुलिये में उठ के चला जाता था। मैं कहता नहीं वो घर में नहीं, वो बाहर शिफ्ट कर गए, नहीं वो आपसे मिलती शक्ल। मैंने कहा नहीं मैं नहीं हूँ, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। तो वो उनमें से कोई बड़ा नाम, कोई आपने अगर किसी को मौका नहीं दिया, किसी से साथ काम नहीं किया, तो कहीं और उसे मौका मिला है तो वो आगे निकला हो? हाँ ज़रूरी, मैं कोई स्टैम्प तो नहीं ना कि मेरी स्टैम्प लगेगी तो क्या बनेगा। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो हो सकता है वो किसी और को पसंद आ जाए, वो उसको अपने तरीके से देखे। ऐसे बहुत से नाम हैं। मिकाल जुल्फ़कार को सुना है कि आपने स्टार बनाया? नहीं, मैंने स्टार नहीं बनाया। स्टार वही बनता है जो स्टार बनने के काबिल होता है। हम लोग सिर्फ उनको रास्ता दिखा देते हैं, आगे उनका टैलेंट उनको आगे लेके जाता है। और मुझे मिकाल की एक्टिंग बहुत पसंद है, मैंने कुछ इसके ड्रामे देखे हैं अभी हालिया। तो नहीं, नो डाउट, मॉडल भी बहुत अच्छे हैं और एक्टर भी बहुत बाकमाल है, और मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है वो। मानते हैं वो इस चीज़ को कि आप उनके गुरु हैं? नहीं, मैं उसका गुरु कभी भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास आया करता था जब वो बिल्कुल टीन एज में था, तो मैं उसको गाइड करता था और वो मेरी सुनता भी था। और फिर मैं वक्त के साथ साथ देखता गया, मेरे सामने वो ग्रो करता चला गया, वो एक्टर बन गया। बेसिकली वो ब्रिटिशर है जी। तो हालांकि वो वहाँ जा सकता था, लेकिन उसने देखा कि मेरे जो बाप का वतन है, मुझे वहाँ से शोहरत मिली, तो उसने इसी को अपना फिर मुल्क बनाया और यहाँ पे अपना नाम बनाया। तो यहाँ से जब वो बाहर जाता है इंग्लैंड, तो लोग उसको पूछते हैं और उसको अच्छा लगता है ये सारा कुछ। और इसी तरह एहसन खान बहुत तमीज़दार बच्चा है वो। आज भी मैं जब उससे मिलता हूँ तो लगता है जैसे पहले वाला ही एहसन खान है, जिसके पीछे वो जितनी शोहरत, इतना सब कुछ, वो उसके दिमाग पे नहीं चढ़े। डाउन टू अर्थ है। हाँ, डाउन टू अर्थ। अच्छा, खबरी में ये बताइएगा कि ज़ारा शेख को सुना है कि आपने स्टार बनाया? वो स्टार इसलिए बनी थी क्योंकि उसके अंदर कुछ था, मैंने सिर्फ उसको आइडेंटिफाई किया था। तो उस स्टार क्वालिटी को अगर मैंने आगे ले आया हूँ तो वो यही सबसे बड़ी चीज़ है कि एक स्टार को जो छुपा हुआ है उसका रास्ता साफ कर दिया, तो वो स्टार बन गया। एक शादी में सुना है कि आपकी मुलाकात हुई सुपर मॉडल वनीज़ा अहमद से, तो आपने ऐसा क्या देखा उन्हें कि आपने सुपर मॉडल बना दिया? जब मैं उससे बातें कर रहा था मुझे लगा कि ये मॉडल है, ठीक है। अच्छा। और इसको होना चाहिए। और वो उन दिनों में कनेट कॉलेज में पढ़ रही थी, तो उसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, फिर कुछ करते हैं। फिर मैंने अगले दिन उसके घर चला गया और मैंने उसकी पिक्चर्स बनाई, वो लगी। और उसके बाद फिर वनीज़ा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और वो इस चीज़ को बड़ा मानती भी है। शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। जिस तरह खबर भी वनीज़ा अहमद साहबा की हम बात कर लें, या उस कैटेगरी में जो और बाकी लोग थे बड़े सुपर मॉडल, आजकल उस तरह से बड़े नाम नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह समझते हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। कितने लोग हैं जो अभी आए हैं और वो आके मॉडलिंग में आए और एक्टिंग में चले गए, जैसे खुशहाल एक है, सबसे बड़ी एग्जांपल है। फिर कितनी लड़कियां हैं जो एक्टिंग, जो मॉडलिंग में आई और वो आज एक्ट्रेसेस बनी हुई हैं। कितने लड़के आए, मुझे नाम नहीं ध्यान में आ रहे, लेकिन मैं उनको टीवी पे देख रहा हूँ, बड़ा काम कर रहे हैं वो लोग। तो इसका मतलब उनमें कुछ टैलेंट था, तो उन्होंने एक बोट को छोड़ के दूसरी कश्ती पकड़ ली। तो ये अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर कोई बंदा मॉडलिंग से आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसमें वो कसूरवार खुद है कि उसने अपने आप को बैक एंड पे ट्रेन नहीं किया अपने आप को कि मुझे एक्टिंग के लिए अपने लहजे पे काम करना है, मुझे एक्टिंग के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, या मुझे जो भी करना है करूँ। हमें मॉडलिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करना, हमने उसके साथ साथ और चीज़ें भी पकड़नी है। अगर एक इंसान पूरा महीना मेहनत करने के बाद उसको तनख्वाह मिलती है, लेट से 30,000 है, 40,000 है, और आप चंद लम्हों में घंटे काम करके कपड़े पहन के तस्वीरें आपकी बन जाती हैं और आपको पैसे मिल जाते हैं, तो आप खुशकिस्मत हैं। पर वो एक छोटे अरसे के लिए, आपको उस अरसे को बड़ा करना है जहाँ पे टैक्सी का मीटर यूँ चले, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप जो पैसा जो वो ऑन गोइंग हो जाए। तो इसके लिए फिर बेहतर कि आप एक्टिंग, आप फिर सेलिब्रिटी बने। और आप सेलिब्रिटी बनना है तो फिर आपको आप समझ लें कि आप लोगों के लिए, उस मुल्क के लिए एक एम्बेसडर हैं।
तो अपने अंदर वो इंग्रेडिएंट डालें कि अगर आप किसी भी फॉर्म पे खड़े हो तो वहाँ जाकर आप बोल सकें। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली चीज़ होती है कि आप एक्टर बन गए। तो एक्टर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कंट्री। अच्छा खबर भाई, जिस तरह हम बात कर रहे हैं ये एक्टर्स की, तो एक और बड़ा नाम हमारी इंडस्ट्री का आपने बनाया, सुहेल समीर। मॉडलिंग से वो एक्टिंग में गए और आज कल माशाल्लाह छाए हुए हैं। हाँ, उन्होंने कैसे अप्रोच किया आपको? उसने मुझे अप्रोच नहीं किया। मैं एक शॉप 80s की बात है, लेट, यहाँ पे एम्पायर सेंटर में नीचे बेसमेंट में एक दुकान थी, वहाँ मैं कुछ शर्टें लेने गया था। तो वो एक बिल्कुल खुड्डे की तरह एक शर्ट दुकान थी। तो वहाँ पे मैंने एक लड़के को देखा जिसकी कोई दाढ़ी थी, जिसमें सफ़ेद बाल भी थे और बाल थे बड़े बड़े। तो वो मुझे शर्टें निकाल कर दिखा, जब वो हंसता था तो मैं सब कुछ रोक के उसके मुस्कुराहट, उसका अंदाज़ देखता था। तो मुझे लगता था ये गलत जगह बैठा हुआ है। तो मैंने उसको कहा कि तुम कल मेरे पास आओ। तो उसको समझ नहीं क्या हो रहा है। वो आया तो मैंने उसके बाकायदा बाल छोटे कर दिए और कोई कपड़े निकाले, वो उसको पहनाए और उसकी तस्वीरें बनाई। तो मैंने उससे कहा तुम तो मॉडल हो। उसको यकीन ना आए, और उस वक्त इतना मॉडलिंग का सीन अभी उस तरह नहीं था। फिर मैंने उसे किसी डायरेक्टर से मिलाया तो डायरेक्टर ने कहा ये कभी एक्टर नहीं बन सकते, ये तो पत्थर है। फिर एक टाइम नहीं थे। हाँ, फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो बगैर ग्लिसरीन के आंखों से आंसू निकालता था। और वो आज एक बहुत बड़ा नाम है और उस चीज़ को मानता है कि वो बहुत ग्राउंडेड है उसमें और वो काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह। अच्छा खबरों में ये कहा जाता है कि फ़ैशन इंडस्ट्री में जो है ना लॉबीज़ हैं, लॉबीज़ में काम होता है। और इवन हम देख लें कि अवार्ड्स सेरेमनीज़ वगैरह तो सिलेक्टिव लोगों को मिलते हैं। इस हवाले से आप पहली बात ही मैं वहीं पे लेके आता हूँ, ना यहाँ पे कास्टिंग का वाला मसला है, ना यहाँ लॉबीज़ हैं, ना ही अवार्ड पसंदीदा लोगों को दिया जाता है। मैं खुद जूरी में बैठता रहा हूँ। मतलब एक पहली बात है, हमें इन अवार्ड्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। वो एक कंपनी है जो स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, लेट से वो साबुन की है या कोई और कंपनी है, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाकर टीवी पे चलाना है कमर्शियल तरीके से। वो उनकी मर्ज़ी, वो जो मर्ज़ी करें। लेकिन मैंने जितने भी अवार्ड लोगों को मिलते हुए देखे, वो कुछ एक को मुझे लगा कि गलत मिले, किसी उस फलां को मिलना चाहिए था। तो वो मेरी अपनी राय है, लेकिन वहाँ जो जूरी बैठी तो डिसाइड तो उसने करना है ना जी। और यहाँ पे मैंने बताया ना लॉबी नहीं है। अगर किसी में टैलेंट है तो वो तो सारी लॉबियाँ तोड़ के वो खुद एक लॉबी बन जाते हैं। सही। अच्छा आपने माशाल्लाह इतना काम किया, अगर महविश हयात को सितारा इम्तियाज़ मिल सकता है तो खबर रियाज को क्यों नहीं? पहली बात है कि सारे सितारे इम्तियाज़ लेके मेरे घर क्या कोई मतलब मुझे कोई उससे फ़ायदा हो जाएगा या मुझे कोई उससे क्या फ़ायदा होगा? मतलब नहीं, एक प्राइड तो है ना कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। तो मैं अगर मुझे मिलेगा तो मैं वो अपने गले से उतार कर किसी ऐसे इंसान को पहना दूंगा जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके मुल्क के लिए कोई फ़ायदा किया है, तो मैं उसको पहना दूंगा। यानी आप अवार्ड्स पे उतना बिलीव नहीं करते? नहीं, मैं अवार्ड्स पे बिलीव नहीं करता। मेरा ख्याल किसी भी आर्टिस्ट का कोई मुकाबला है ही नहीं। हर आर्टिस्ट अपनी जगह पे मुनफरिद है और उसका सबसे बड़ा अवार्ड लोग जब जिस तरह से उसको इनकरेज अप्रिशिएट करते हैं वो उसका सबसे बड़ा अवार्ड होता है। वही जो होता है ना, वो नाप तोल वो आवाम करती है। किसी के सितारा इम्तियाज़ देने से या करने से मैं नहीं समझता कि वो कोई बड़ी चीज़ है। मतलब या तो उसके साथ हो ना कोई प्रॉपर्टियाँ मिल रही हों या कोई बेनिफिट्स मिल रहे हों या साल के सारे प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ रहे हों, तब तो मैं कहूँ कि हाँ ये तो इसका कोई फ़ायदा है। अब एक सितारा इम्तियाज़ में ऐसे जाकर सारी ज़िंदगी बैठा रहूँ तो उससे मेरा घर तो नहीं चलेगा ना। अच्छा, अभी अवामी बात हो रही थी, तो अवामी एक्ट्रेस हैं हमारी मीरा जी, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे, उनके टैलेंट के हवाले से? मैंने मीरा को जब भी जहाँ भी कहीं एक्टिंग करते देखा, वो जिस तरह भी वो लोग उनसे एक्टिंग करवाते हैं, एंड पे वो लगता है जैसे बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। उसका जो स्टाइल है, जो बात करने का, उसमें एनर्जी बहुत है। वो मेरे ख्याल में वो एनर्जी सही डायरेक्शन पकड़ नहीं सकी, इसलिए वो आए रोज़ हमें लगता है कि ये बात कर गई, वो बात कर गई, फलां कर गई। तो वो अब हमने उनको जैसी वो है वैसे उनको एक्सेप्ट कर लिया है। पर ये कि मैं ये कहूँगा कि उसमें टैलेंट बहुत है, पर उसको अभी तक समझ नहीं है कि मैंने रास्ता कैसे ढूंढना है। सही, रास्ते की तलाश में जस्तजू में लगी हुई है।
और काफ़ी टाइम इसमें ज़ाया भी किया है। अच्छा, अभी इस वक्त करंट जो हमारी इंडस्ट्री है, शोबिज़ इंडस्ट्री, इसमें से आप सुपर मॉडल किसको समझते हैं कि यार ये बंदे में स्पार्क है, ये थोड़ा सा बाकियों की निस्बत लंबा चलेगा? अभी जैसे मैंने बताया ना, मैंने एक मॉडल था एमल ख़ान, उसको इंट्रोड्यूस करवाया, तो मैं देख रहा हूँ इतना अरसा हो गया वो अभी तक नए बच्चों के साथ उस तरह ही मॉडलिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, चलता जा रहा है। जब मैं उससे कहता हूँ यार तुम अब एक्टिंग में जाओ, बस करो, तो वो कहता है नहीं, वो मेरे मतलब का काम नहीं है एक्टिंग। हाँ, तो ठीक है, उसने मान लिया इस चीज़ को। तो मैं देख रहा हूँ वो आज भी उसी तरह खड़ा है, उसी तरह ही काम करे और ग्रेसफुली काम करे, और नए आने वालों को बड़ा इंकरेज करता है, समझाता है। यही आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। सही। अच्छा खबर भाई, थोड़ी सी सियासत पे बात कर लेते हैं। इमरान खान के बारे में क्या व्यूज़ हैं आपके? अगर मैं इमरान खान की जगह पे होता तो मैं कभी सियासत में ना आता। मैं ईदी की तरह एक बड़ा नाम बनाता और उसके उनके नक्शे कदम पे चलता और एक सोशल आइकॉन, मतलब सोशली बहुत बड़े बड़े काम करता। मतलब ये कि अगर मैंने लोगों की फलाह के लिए काम करना है तो मुझे एक गन में घुसने की क्या ज़रूरत है। और फिर वहाँ जाकर अब वो आप उन्हीं लोगों से लड़ने बैठ गए। चलो ठीक है, एक चीज़ आपको लगता है कि वो गंद है, ठीक है, तो आप क्यों उस गंद में घुसें? आप अलग से अपनी मस्जिद खड़े करें और अपना एक अलग एक बनाएं डिसिप्लिन के साथ, तो वो डिसिप्लिन खुद ही उस जगह को ख़त्म कर देगा। आप वहाँ पे जाकर जब आप उस लेवल पे जाकर खड़े हो गए तो आपकी तकरार शुरू हुई कि तुम गलत, तो वो जो बेचारी अवाम है जो आपसे उम्मीदें लगा के बैठी, जिन्होंने आपको आगे किया है, वो बेचारी महंगाई में पिसी जा रही है, मरी जा रही है, कोई देख नहीं रहा। लाहौर की मिसाल देता हूँ कि यहाँ पर जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो ऐसे था जैसे कोई यहाँ पे किसी कोई हुकूमत ही नहीं है। मतलब कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं और चोरियाँ चकारियाँ बहुत ज़्यादा होने लग गई और कोई पूछने वाला नहीं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नून लीग हो या कोई और लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, लेकिन शहबाज शरीफ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उसने बहुत ज़्यादा संभाला हुआ था पंजाब को। उसके दौर में मोबाइल स्नैचिंग नहीं होती थी, बदमाशियाँ नहीं होती थी, कोई गुंडागर्दी नहीं करता था और कभी किसी गाड़ी नहीं चोरी होती थी और लोगों के घरों तक पहुंच जाता था। तो वहाँ के हद तक ठीक है, लेकिन अब वो जिस लेवल पे चले गए वहाँ पे मेरा ख्याल उनको नहीं होना चाहिए। वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अच्छे हैं, लेकिन बोलने के लिए मेरा ख्याल इमरान खान को आगे होना चाहिए, क्योंकि वो जो मैं कहता हूँ कि इमरान खान फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे शहबाज शरीफ को होना चाहिए। तो इस तरह ये मुल्क चलेगा और कोई हल नहीं। लेकिन सबको मिल के बैठना पड़ेगा, तो काम चलेगा। ये जो इस तरह ना अब नफरत बखेरने का कोई काम नहीं है। मतलब अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो फिर आप चुप करके काम करें और अपने आप को आपके काम साबित करें कि आप सही हैं। काम मतलब वो कहते हैं ना, बिग टॉक नो एक्शंस, बस वो था मसला। तो चीख के नफरतें डाली, पूरी नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया पे पता नहीं कौन सा रंग दिखाया कि वो हमारी फ़ौज से, हमारे पुराने जो सीनियर सियासतदान हैं उनके लिए नफरत डाल दिए, जो कि गलत है। हमारा मुल्क कुछ भी नहीं है फ़ौज के बगैर, हमारा मुल्क कुछ भी नहीं सियासतदानों के बगैर। वो करप्ट है या नहीं करप्ट वो अल्लाह जानता है, ठीक है, वो अल्लाह उनसे पूछे या ना पूछे वो उनका मसला है। लेकिन मैं सबको बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, हर एक ने कहीं ना कहीं काम किया हुआ है। अगर आप कभी एक इलाके में मोहल्ले में जाएं तो पता चलता है कि जो उस इलाके से जीता उसने ये सड़कें बनवाई, वो बनवाया जो उसके लिए पॉसिबल था। हम किसी को क्यों बुरा भला कहें। इसी तरह इमरान खान ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया और काम किया, ठीक है, लेकिन वो जो लेवल है ना उसको, अगर वो इस लेवल पे आया था तो हमेशा वो कहते हैं ना कि अगर आप कमज़ोर हैं तो आप दुश्मनों के साथ मिल जाएं और उनके साथ मिलकर फिर उनको दिमाग ऐसा चेंज करें को ऐसा अब वो सारे आपके दिमाग के मुताबिक चलना शुरू कर दें। अच्छा लीडर वो होता है जो खामोशी से काम करे, जब होंठ बंद हो और काम हो रहा हो। ये नहीं कि आप बोली जाए नहीं, देखिए ये करप्ट है वो करप्ट है। पैसे तो किसी से एक नहीं निकलवाया और करते वो क्या हुआ कि खुद उस दलदल में फंस गए, जो कि मुझे अफसोस होता है। इतना बड़ा हमारा मुल्क का एक लेजेंडरी क्रिकेटर और वो किन चीज़ों में फंस, गलत ट्रैक पे चढ़ गए, गलत ट्रैक। उनको समझाने वाला कोई नहीं है कि तुम्हारा रास्ता ये नहीं, तुम्हारा रास्ता नेकी और भलाई और सोशल वर्क करने का है कि तुम जाओ बलूचिस्तान और वहाँ के अवाम के लिए काम करो। तुमसे बड़ा हीरो इस पूरे दुनिया में कोई नहीं होगा और अपने आप को इस चीज़ों में जाने की क्या ज़रूरत है। आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक बंदा एक तलवार लेकर
खड़ा है एक ड्रम के ऊपर, और नीचे चारों तरफ जब मगरमच्छ है और कभी उससे लड़ रहा है, कभी उससे लड़ रहा है, और पीछे जो आवाम है बेचारी भूखी मर रही है। तो ये पॉलिसी गलत है। सही। मरीम नवाज़ के बारे में क्या कहेंगे? मैं मरीम नवाज़ से बहुत अरसा पहले मिला था, बहुत अरसा पहले। मैं उनके वालिद की कोई फ़ोटोग्राफी के लिए गया था PM हाउस, तो वहाँ पर मरीम को मैंने देखा इधर उधर जाते हुए। तो मेरी अचानक बात हुई, मैंने कहा मरीम मुझे लगता है कि आप आने वाले वक्तों में एक किसी ओहदे पे आएंगी और आप लीडर होंगी। कहती तो आपको कैसे लगता है? मैंने कहा मैं कह रहा हूँ। आज जब मैं इतने अरसे बाद उनको देखता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो क्या हैं, कहाँ से, मतलब उनका क्या सियासत में क्या रोल है, लेकिन मैं तो काम के वाले से बात करूँगा कि जब बुज़दार का दौर था तो उस दौर में मैंने देखा कि लाहौर में जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, चोरियाँ बहुत हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं, डिसिप्लिन नहीं शहर में, और लोग जो है ना तंग थे। अब क्या मैंने देख रहा हूँ कि एक मैं कॉल करता हूँ, एक गाड़ी आती है, फ़ौरन कूड़ा उठा के ले जाती है, फ़ौरन एक कोई खातून किसी को नंबर मिलाती है तो उसकी हरासमेंट के ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया जाता है। ठीक है, पुलिस काफ़ी हद तक उन्होंने सुधार दी, डिसिप्लिन वो लोगों को लेके आ रही, सुबह से शाम तक वो काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो खुद, अगर उनको देखा जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से फ़ैशन को कैरी कर रही है, लोगों के लिए इस वक्त फ़ैशन आइकॉन बनी हुई है कि आम औरत उनको देखकर इंस्पायर हो रही है। बाकी रह गई महंगाई और चीज़ें। जिस दौर में कोरोना आया था उस वक्त प्रेडिक्शन थी कि पूरी दुनिया में एक होश रुबा किस्म की महंगाई आएगी, और ये उसका एक सारा दौरा चल रहा है और चलता जाएगा। तो बिला वजह कह देना कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी में वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारी कौम का यही मसला है कि जी वो ऐसी है या वह फलाना ऐसा है, गलत है। हमें देखना चाहिए कि अगर वो काम करें हम उनका हाथ बटाएं। तो मैं उनको एज अ ह्यूमन देख रहा हूँ कि वो बहुत काम कर रही है, और उसकी वजह से नून लीग जिंदा है। क्योंकि जब सब लोग बाहर थे तो उस बेचारी ने कहाँ कहाँ खड़े होकर धूपों में अपने बाप का नाम जिंदा किया, और वो उस चीज़ की मुस्तहिक है। कम से कम उसने मिस्टर बुज़दार की तरह लाहौर को ऐसा तो नहीं बना दिया ना कि जिसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। पंजाब को मैं चाहता हूँ कि शफलिंग होनी चाहिए कि वो बलोचिस्तान चली जाएं, और जो उधर वाला जो चीफ मिनिस्टर वो इधर आ जाए। हाँ, या सरफराज जैसे मैं कहूँगा मोहसिन नकवी ने बहुत काम किया अपने दौर में। मतलब अगर मैंने उनको खुद सड़कों पे खड़े होकर दिन रात सड़कों पे, पुलों पे, चीज़ों पे काम करते देखा है, उनको मैंने काम करते देखा है। उनको किसी बड़े ओहदे पे जाना चाहिए, और मरीम नवाज़ को बलोचिस्तान जाके, और मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज़ के हाथ में ऐसी जादू की छड़ी है या उसको पता है कि मैंने क्या करना है, कि वो बलोचिस्तान के हालात ठीक कर सकती है। सही। अच्छा, ये बस जाते जाते ये बताइएगा कि सियासतदानों में अगर किसी से मॉडलिंग करवानी हो, एक मेल और एक फीमेल, वो बताएं कौन होंगे दो लोग? नहीं, मॉडलिंग तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन और ना वो करेंगे क्योंकि उनका रुतबा वो नहीं है कि वो इस तरफ आएँ। लेकिन अगर मतलब कभी करवानी पड़ जाए, हम जस्ट सपोज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किन दो फेसेस में है कि यार ये अच्छे मॉडल हो सकते हैं? आई थिंक सब मरीम नवाज़ है। अच्छा। और फिर उसका बेटा है, क्या नाम है, जुनेद सफदर। हाँ जी, वो है। फिर इसी तरह क्या कहते हैं, इमरान खान, ऑफ कोर्स वो कर चुके हुए हैं जी। कई लोग बूढ़े होके भी आइकॉनिक लगते हैं जी। तो इस तरह की 2-3 एग्जाम्पल्स और भी हैं। सही। शेख रशीद साहब के बारे में क्या ख्याल है कि उनसे करवाई जा सकती है मॉडलिंग? उनमें है स्पार्क? आप क्या मजाक उड़ाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो मतलब ये चाह रहा हूँ कि वो माशाल्लाह वो हर किस्म की वो बड़के शड़के मार। लेकिन एक चीज़ है कि मैं उनके इलाके में जब गया ना, तो मैंने एक बात अच्छी देखी कि उनके इलाके के लोग उनकी तारीफ़ें करते कि वो उन्होंने बहुत काम करवाया है, और अवामी बंदे लोग, शुगली हैं, रौनक वाले लोग हैं, किसी का दिल नहीं तोड़ते, उनके घर कोई सवाल बन के चला जाए तो उसको रद्द नहीं करते। तो ये अच्छे एस्पेक्ट्स उनके। थैंक यू सो मच खावर भाई, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम।